ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ के शरीर से ठंडी ओरा निकलती है। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। उसके आसपास के रेड वाइन्स उसकी किलिंग ओरा फील करके स्वे होने लगती हैं। उनमें भी डेथ ओरा आने लगता है। एक सेकंड की भी देरी किए बिना मेंग हाओ एक बीम ऑफ कलरफुल लाइट में बदल जाता है और सीधा शूचिंग के लोकेशन की तरफ शूट करता है। और उसके पीछे वह स्वे करते हुए डार्क रेड वाइन्स जमीन के नीचे घुसकर उसके साथ साथ निकल पड़ते हैं। अब आगे ज़ाओ शन्हे अपने आप पर काफी प्राउड महसूस कर रहा था। एक हाथ में उसने सुए युनचुई को पकड़ रखा था और वो टेंडर शूचिंग का पीछा करते हुए हवा से तेज उड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान थी, लालच भरी और गंदी सोच से भरी। वो अपना हाथ उठाता है और एक तेज हवा का झोंका भेजता है जो शूचिंग के कपड़ों को उड़ा देता है। वो जोर से हंसा। शूचिंग के इतने जिद्दी होने के बावजूद उसकी कमजोरी उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भर देती है। वो बार बार हवा के झोंके भेजने लगता है और शूचिंग के कपड़े और ज्यादा फटने लगते हैं। शूचिंग अपने होंठों को कस के दबा लेती है और भागती रहती है। धीरे धीरे एक बेकारी और हार का एहसास उसके अंदर उभरने लगता है। ज़ुए युनचुई का चापलूसी भरा बर्ताव और बीच बीच में शूचिंग के कांटेदार जवाब ज़ाओ शन्हे की आंखों में और भी चमक भर देते हैं। लेकिन वो जल्दी में नहीं है। उसको लगता है कि पिछली बार जैसे शूचिंग किसी तरीके से बच गई थी, वैसा इस बार नहीं होगा। उसके लिए तो ये पूरा प्रोसेस ही सबसे मजेदार है। शिकार की कमजोरी और बढ़ती तकलीफें उसके लिए एक्साइटमेंट का सोर्स है। जितना ज्यादा शिकार छपटता है उतना ज्यादा उसका मजा। ज़ाओ शन्हे कहता है, शूचिंग, मैं तब से तुझे देख रहा हूं जब तू ब्लैक सीफ सेक्ट में आई थी। मैंने तो सबको कह भी दिया था। सोच के देख, इतने सालों में किसी ने तुझे क्यों नहीं छुआ, और तू है कि मेरी मेहरबानियों को ठुकराती रहती है। तुझे तो कोई एहसास ही नहीं है कि तूने क्या खोया। अब अगर मैं थोड़ा रूथलेस हो गया हूं तो तू इसके लिए खुद दोषी है। वो जोर से हंसा। अगर ये सब सेक्ट के अंदर हो रहा होता तो रूल्स का डर होता, लोगों की नजर होती। लेकिन यहां उसे कुछ नहीं रोक सकता। वो ब्लैक सीफ सेक्ट का एक कॉन्क्लेव डिसाइपल था, इनर सेक्ट से भी ऊपर। उसके लिए तो लिटरली कॉल द विंड एंड समन द रेन वाली बात थी, जो चाहे जैसा चाहे करे। ज़ाओ क्लैन में उसका एक और कजन था, ज़ाओ बिनवू। वो भी कॉन्क्लेव डिसाइपल था, लेकिन उसकी लेटेंट टैलेंट ज़ाओ शन्हे से काफी बेहतर थी। क्लैन ने उसको नर्चर करना शुरू भी कर दिया था। ज़ाओ शन्हे को यह सब पता था, लेकिन उसने कभी राइवलरी में पड़ने का एफर्ट नहीं किया। वो तो मजे में रहता था। अगर उसका किसी फीमेल डिसाइपल पर मन आ गया तो नॉर्मली वो मना नहीं करती थी, और अगर करती भी तो कोई फायदा नहीं होता। जोर जबरदस्ती का कल्चर ही ऐसा था। पेट्रियार्क्स इन छोटी मोटी चीजों में ध्यान नहीं देते थे। अगर किसी डिसाइपल से बच्चा भी हो जाता तो उस डिसाइपल की हालत एकदम बदल जाती। क्लैन एक्सपेंशन का एक तरीका था ये उनके नजर में। इस तरीके से ज़ाओ शन्हे एक स्पॉइल्ड ब्रैट बन चुका था, अंदर ही अंदर पूरा सेक्ट का कलंक। लेकिन बाहर की दुनिया को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ज़ाओ शन्हे हंसा और बोला, देखो जरा, तारे भी निकल आए हैं। लगता है वक्त आ गया है। तारों को हम अपनी शादी की दिए मानते हैं और ये जगह होगी हमारा सुहाग घर। क्या कहती हो? वो एक और हवा का झटका शूचिंग की तरफ भेजता है। शूचिंग का जिस्म कांप उठता है, उसके होंठों से खून टपकने लगता है। ज़ाओ शन्हे को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंपेयर करके चलाना पड़ रहा था, नहीं तो शूचिंग की मौत हो जाती। तभी उसके नीचे उड़ने वाली कलरफुल क्लाउड बिखर जाती है और शूचिंग जमीन पर गिरती है। ज़ुए युनचुई हंसी के साथ उसकी तरफ दौड़ती है और उसे जोर से धरती पर दबा देती है। शूचिंग अब हिल भी नहीं पा रही थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें भी उदासी से भरी हुई थीं। लेकिन उन आंखों में अभी थोड़ी ठंडी सी ज्वाला थी जब उसने देखा ज़ाओ शन्हे उसकी तरफ आ रहा था, अपना रोब खोलते हुए। शूचिंग ने मरने के लिए अपनी जुबान काटनी चाहिए, लेकिन ज़ुए युनचुई ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। ज़ुए युनचुई बोलती है, अरे अरे जूनियर सिस्टर शू, ऐसे नहीं। मरना है तो रुक जा, एल्डर ब्रदर ज़ाओ के काम के बाद, तब मर लेना। उसका अंदाज प्यार से था, लेकिन बात एकदम जहरीली थी। ज़ाओ शन्हे हंसा, वाह वाह, कमाल कर दिया तू तो, और उसने ज़ुए युनचुई के गाल को छुआ। ज़ुए युनचुई के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसके लिए यह छोटी सी अप्रूवल भी काफी थी। ज़ाओ शन्हे ने शूचिंग की तरफ देखा, जो अब भी जमीन पर दबाई जा रही थी। उसकी नजर शूचिंग के शरीर पर फिसल गई और उसने शैतान हंसी हंसी। वो कहता है,
अगर मैं तुझे मेडिसिनल पिल्स दे देता तो तेरे रेजिस्टेंस का मजा कैसे लेता, इसलिए ऑब्वियसली नहीं दूंगा। अब उसका रोब पूरी तरह से खुल चुका था। जू चिंग का जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। जुए युनचुई का कल्टीवेशन बेस उससे काफी ज्यादा था। वो थक चुकी थी। भाग भाग कर वो पूरी तरह से कंट्रोल में थी। कोई रास्ता नहीं था, न भाग सकती थी न मर सकती थी। उसके चेहरे से ठंडी ठंडी मुस्कान जा चुकी थी। अब था सिर्फ कड़वाहट और हार। आंखों में खाली खाली सी नजर थी। तभी उसने सोचा, रिलायंस सेक्ट, मेंग हाओ, ईस्ट माउंटेन पर खड़ा हुआ वो लड़का। माउंट दाकिंग का वो पल याद आया जब उसने वाइन को क्लिफ के नीचे फेंका था। उसने याद किया, पहली बार जब उसने मेंग हाओ को देखा था, एक साधारण लड़का रटन वाइन ढूंढ रहा था। उस वक्त उसने सोचा था कि यह स्कॉलर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए ले आई थी उसे साथ। फिर याद आया उस भीड़ का रिएक्शन जब मेंग हाओ ने उसे मेडिसिनल पिल दिया था, और उसका वो प्यार भरा नजर जब उसने ब्लैक डोर में घुसने से पहले उसे देखा था। सब खत्म हो गया। उसके आंसुओं ने उसका चेहरा और भी उदास बना दिया। उसका जिस्म कांप रहा था। डर उसके अंदर घुस चुका था। जब से वो रिलायंस सेक्ट छोड़ी थी, उसने कभी खुशी महसूस नहीं की थी, और अब सब खत्म होता दिख रहा था। बचपन में ही उसने जान लिया था कि वो समझदार नहीं थी। काफी बार तो बेवकूफी वाले काम कर जाती थी। इसलिए उसने खुद को एक ठंडी मुस्कान के पीछे छुपा दिया था। अपनी कमअक्ली को छुपाने के लिए शांति और ठंडे व्यवहार का सहारा लिया। लाइफ को सिंपल बनाना चाहा। उसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं थीं, समझ नहीं आती थीं। उसे शांति पसंद थी। अकेले बैठकर कल्टीवेशन करना पसंद था। साल दर साल बीत जाना, जिंदगी का गति देखना और बीते हुए पल याद करना, ये थी उसकी जिंदगी। वो थी जू चिंग, बाहर से ठंडी, अंदर से सादगी वाली। वो कोशिश करती है कि रो न दे। उसका जिस्म फिर कांपता है। उसने आंखें बंद कर लीं। वो जाओ शन्हे और उसकी ओवर पावरिंग ताकत को देखना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ एक सी कंडेंसेशन कल्टीवेटर थी, एक ऐसे सेक्ट में जहां खुशी का मतलब ही नहीं था। उसके पास न तो लड़ने की ताकत थी न मरने की चॉइस। जैसे ही उसने आंखें बंद की, जुए युनचुई हंस पड़ती है और उसके कान में ठंडी और साजिश भरी आवाज में बोली, छोड़ दो नाव, तू कुछ नहीं कर सकती, आंखें बंद कर। बस वही काम मैंने भी किया था साल पहले। अगर किसी को दोष देना है तो अपने एटीट्यूड को दे और अपने कल्टीवेशन बेस को। तू बस बहुत वीक है। जाओ शन्हे की हंसी हवा में गूंज उठी। उसने अपना दायां हाथ घुमाया और एक पिंक सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। यह रोशनी लगभग 30 मीटर के एरिया को ढक लेती है। एक चमकदार पिंक शील्ड बनाकर सब कुछ छुपा देती है। अंदर जो 3 लोग थे वो पूरी तरह से छुप गए। बाहर से देखने पर यह जगह एकदम नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसी वक्त आसमान में एक आग जैसी रोशनी तेजी से आई, जिसमें बीच में था एक ठंडा चेहरा, मेंग हाओ। उसकी आंखों में ठंड भरा गुस्सा था। वो एक पल में ही उस जगह पर आ गया। उसकी नजर जमीन पर घूमी। वो थोड़ा सा चौंक गया। उस एरिया में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। जैसे ही वो वापस जाने ही वाला था, उसकी आंखों में चमक आई। उसने तुरंत जेट स्लिप निकाला और केयरफुली चेक किया। वही था व्हाइट डॉट जिसमें जू चिंग थी, वो गायब थी। बाकी 2 डॉट्स भी उसके साथ ही वैनिश हो गए थे। उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर एक गहरा बेचैनी का भाव उठने लगा। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा और एक हाथ वेव किया। तुरंत एक 30 मीटर लंबी फ्लेम ड्रैगन गरजती हुई नीचे जा छुपी। जोर का धमाका सुनाई दिया और जमीन से धूल उड़ी। लेकिन एक छोटी सी जगह थी, लगभग 30 मीटर के रेडियस में, जहां से कोई भी धूल नहीं उड़ी। वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कुछ छुपा हो वहां। उस पिंक शील्ड के अंदर जाओ शन्हे मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों पर घटिया सी मुस्कान थी। वो अपनी जीभ से होंठों को तरकरता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो जू चिंग के ऊपर झपटने ही वाला था। तभी बाहर से एक भयानक धमाका हुआ। उसका चेहरा संकुचित गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें छोटी हो गईं। डेंजर महसूस हो गया था। जुए युनचुई भी चौंक गई। उसने तुरंत रिएक्ट किया। झट से एक तेज तलवार निकाली और जू चिंग के गले पर रख दी, क्योंकि उसने देख लिया था एक जवान लड़का सीधा उस डायरेक्शन में आ गया था। काले रंग का स्कॉलर जैसा रोब पहना हुआ। उसकी आंखें कत्ल की नीयत से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी एक उंगली से खून टपक रहा था। वो उंगली पिंक शील्ड के सरफेस को छूती है तो एक भयानक धमाका होता है। सब कुछ कांप उठता है। उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है और बिजलियों का एक भंवर जैसे मिस्ट उसके अंदर से निकलता है
सीधा शील्ड पर जा लगता है। एक और धमाका होता है, इतना जोर का कि जमीन और आसमान दोनों हिल जाते हैं। शील्ड उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक अजीब सी आवाज के साथ बिखर जाता है। इस कंफ्यूजन में शू चिंग की सोई आंखें खुलती हैं। उसने देखा शील्ड बिखर रहा है। उसके उस तरफ वो इंसान खड़ा था। उसके चारों तरफ कत्ल और रेज की लहरों जैसा कुछ फैल गया था। उसके पीछे लाल रंग की रेटन वाइन्स का झुंड हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। वो पूरा का पूरा किसी डेथ इमॉर्टल की तरह लग रहा था, जैसे नरक के येलो स्प्रिंग्स से बाहर निकला हो। उसका चेहरा पागलपन और रेज से भरा था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक भयानक हवा का झोंका उठता है। सब कुछ कांप उठता है। वो चिल्लाता है, तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? उसकी आवाज में ऐसी फ्यूरी थी जैसे नरक के अंदर से निकली हो। हर लफ्ज कान में गूंज रहा था, एक धमक से भरपूर। शू चिंग बोलती है, मेंग हाओ। वो मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट एकदम प्यारी थी। उसमें न तो कोई ठंडक थी, न कोई रोक टोक, सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, सिंपल सी, सिंपल और खुश। डार्क रेड रटन वाइन्स लगता था जैसे मेंग हाओ के गुस्से को महसूस कर लिया था। वो इतनी तेजी से इधर उधर झटक रही थीं कि एक भयावह भनभनाहट सी आवाज गूंज उठी। जमीन से धूल उठी, एक धुंध की तरह, जो मेंग हाओ की शक्ल को धुंधला कर रही थी। उसका काला स्कॉलर रोब अब थोड़ा सा पुराना लग रहा था। लंबे बालों का तूफान उसके चारों तरफ घूम रहा था और उसके अंदर की किलिंग इंटेंट, उसका गुस्सा, आसमान तक उठता जा रहा था। ये वाली ऑरा मेंग हाओ के पहले वाले स्वभाव से एकदम अलग थी। उसकी आंखों में लाल नाड़ियां भर चुकी थीं। उसने शू चिंग को देखा। उसका मजबूर होना, उसके चेहरे की कड़वाहट, उसके सफेद पड़ चुके फीचर्स, और फिर एक हल्की सी मुस्कान, एक सिंपल सी मुस्कान जो उसके चेहरे पर छाई थी। वो मुस्कान मेंग हाओ के लिए सब कुछ बन गई थी। मेंग हाओ उससे प्यार करता था, एक ऐसे जवानी वाले प्यार जैसा जब कोई सीधा साधा लड़का एक सुंदर लड़की को देखता है। एक निर्दोष सटल सा प्यार। जब रिलायंस सेक्ट टूट गया था तो उनके बीच कोई पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी, लेकिन आज जब उनकी मुलाकात हुई तो लगता था सालों का फासला सपना था। इतना हल्का। 7-8 साल पहले तुम एक ठंडी सी लड़की थी, चांद के नीचे खड़ी थी और कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल को स्वीकार किया था। आज उतने ही सालों बाद तुम वही हो। चेहरा सफेद पड़ चुका है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही हो। 7-8 साल पहले मैं माउंट डकिंग पर खड़ा एक स्कॉलर था जिसने एक गोड बॉटल पहाड़ों से नीचे फेंका था। तुम कभी नहीं जानोगी कि उस गोड में मैंने कौन सा वादा छुपाया था। 7-8 साल बाद मैं यहां खड़ा हूं। मेरा किलिंग इंटेंट आसमान तक भड़क रहा है। मेरे पीछे का रास्ता छोटा है पर उसमें कल्टीवेटर्स की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। 7-8 साल मॉर्टल्स के लिए बहुत कुछ बदल सकता है इन सालों में, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए इतना समय बहुत छोटा होता है। फिर भी हर कल्टीवेटर कहीं ना कहीं एक मॉर्टल से ही तो शुरू होता है। अब मैं वो स्कॉलर नहीं रहा, लेकिन उन दिनों की यादें वो कभी नहीं मिटेंगी। मेंग हाओ ने शू चिंग की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी, 1 घंटों बाद किसी अपने से मिलने का सुकून। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पीले चेहरे वाले लड़के पर पड़ी जिसका रोब ढीला लटक रहा था, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। जाओ शन्हे को महसूस हुआ जैसे मेंग हाओ की आंखों से 2 तीर निकलकर उसकी आंखों में घुस रहे हों। उस नजर ने उसके दिमाग को कंपा दिया। वो उसके खून, मांस और हड्डियों तक उतर गया और सीधा उसके ची पैसेजवेज तक छेद गया और फिर डाउ पिलर तक पहुंच गया। उसका डाउ पिलर पहले से ही टुकड़ा टुकड़ा था। वो एक फ्रैक्चर्ड फाउंडेशन था। वो थरथराने लगा जैसे मेंग हाओ की सिर्फ नजर भर से वो बिखरने वाला हो। जाओ शन्हे की रूह कांप गई। जाओ शन्हे बोलता है, फे फेलो दाओइस्ट सीनियर, मैं जाओ शन्हे हूं, ब्लैक सीव सेक्ट का कॉन्क्लेव डिसाइपल, फेलो डाओइस्ट प्लीज। उसकी जुबान कांप गई थी। स्पॉइल्ड ब्रैट था लेकिन बेवकूफ नहीं। जो शील्ड उसने जस्ट एक्टिवेट किया था वो तभी टूट सकता था जब कोई लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का पावरफुल कल्टीवेटर हो। और ये मेंग हाओ, जिसका ऑरा सिर्फ अर्ली फाउंडेशन लग रहा था, उसने तुरंत क्रश कर दिया। उसने मेंग हाओ का वो भरपूर किलिंग ऑरा भी महसूस किया। इतना ठंडा, इतना इंटेंस, किसी इंसान से पहली बार देख रहा था। मेंग हाओ बोलता है, तेरा सरनेम जाओ है। उसका अंदाज एकदम ठंडा था। मेंग हाओ एक कदम आगे बढ़ता है। मैं अभी अभी एक और जाओ को मारकर आया हूं। उसका नाम था जाओ बिनवू। जाओ बिनवू का नाम उससे उसके आइडेंटिफिकेशन मेडालियन से मिला था।
उसी की बैग ऑफ होल्डिंग में रखा था। जब मंग हाउ ने पहला कदम उठाया तो जाओ शनहे को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सीधा पैर रख दिया हो। उसकी धड़कन तेजी से मचलने लगी। एक अजीब सी दर्द भरी घाव उसके अंदर उठने लगी। तभी मंग हाउ के शब्दों का असर उसके दिमाग में पूरी तरह उतर गया। एक गरजती हुई गूंज उसके दिमाग में भरी। उसका पूरा शरीर कांप गया। अनजाने में उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन मंग हाउ की नजर उस पर फिर से पड़ी। वो नजर एक जोरदार प्रेशर ले आई। उसका कॉन्शियसनेस हिल गया। उसका शरीर कांप गया। क्या यह भी कोई प्रेशर था? मंग हाउ ने अपनी परफेक्ट डाउ पिलर की प्योर पावर छोड़ दी थी। ऐसा भारी प्रेशर जो किसी भी फाउंडेशन कल्टीवेटर की डाउ पिलर को कुचल देता। यह परफेक्ट फाउंडेशन की इनेट एबिलिटी थी, क्योंकि यह फाउंडेशन हेवन से एनर्जी छीन कर बनता है। इसीलिए यह सब पे क्रशिंग प्रेशर डाल सकता है। ज़ो शनहे के शरीर में कांप उठी। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। मंग हाउ ने दूसरा कदम उठाया। ज़ाओ के चेहरे पर मौत का रंग छाने लगा। उसके होंठों से खून टपकने लगा। उसकी आंखों में डर भर गया। ज़ाओ शनहे चिल्लाता है, फेलो दाओइस्ट, अगर बात करनी हो तो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मंग हाउ ने अपना तीसरा कदम भी रख दिया। वो कदम एक धमक के साथ लगता है। ज़ाओ शनहे की स्पिरिट हिल जाती है। उसके मुंह से जबरदस्त खून निकलता है। उसके अंदर जो डाउ पिलर था वो इस प्रेशर को और नहीं सह पाया। एक बड़ी दरार उसमें पड़ गई और क्रैक और बढ़ गई, पूरे पिलर में फैल गई। ज़ाओ शनहे के चेहरे का सारा खून निकल गया। आंखों में सिर्फ दर्द और बिखराव भर गया। कांपता हुआ वो अपने अंदर की बची कुची स्ट्रेंथ जोड़ के कुछ करने ही वाला था कि मंग हाउ, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, चौथा कदम रखता है। चौथा कदम पूरे किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। जब यह कदम जमीन पर पड़ा, ज़ाओ शनहे के अंदर रोड सी आवाज गूंजी। उसका दिल एक मोमेंट के लिए रुक गया। उसके ऑर्गन्स स्लो पड़ गए और उसके डाउ पिलर में कट क्रैक्स अब पूरे फैल गए। तभी डाउ पिलर बिखर गया। जब यह हुआ, ज़ाओ शनहे ने एक ऐसी चीख मारी जो उसके मुंह से कभी नहीं निकली थी। उसने 7-8 बार खून उगला और उसका शरीर सूखने लगा, पतला होता गया, सिकुड़ा, दम घुटता सा, पसीने में भीग गया। चेहरा एक जिंदा लाश जैसा हो गया। उसका शरीर अब मूव कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक चीज की क्षमता थी, पीछे हटना। लेकिन जैसे ही उसने कुछ हटने की कोशिश की, मंग हाउ ने 5वां कदम भी रख दिया। अब वो उसके सीधा सामने खड़ा था, एकदम छाती से छाती तक। उसका घुटना ऊपर आया, लेकिन गर्दन पर नहीं, सीधा ज़ाओ शनहे के पैरों के बीच। पॉप पॉप! ज़ाओ शनहे की चीख दर्द के मारे उसके गले में ही अटक गई थी। उसका जिस्म दर्द से कांप गया और वो दोहराकर जमीन पर गिर गया। लेकिन तभी मंग हाउ का दायां हाथ तेजी से उठा और उसके गले को कस के पकड़ लिया। अब वो सिर्फ छींक छींक कर रहा था। उसके गले से आवाज निकलना नामुमकिन हो गया था। वो सिर्फ सीटी जैसी आवाजों में रोते हुए सर हिला रहा था। उसके चेहरे का रंग नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकल आई थीं। दर्द 10 गुना ज्यादा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं और उसका जिस्म अपने आप हिल रहा था। उसका मन हुआ कि वो पलट कर लड़े, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। वो लड़ भी नहीं सकता था। उसमें कोई ताकत नहीं थी, न ही धमकी देने की, न आवाज निकालने की। उसका सारा शरीर दर्द से कांप रहा था। एक आम इंसान जैसा बन गया था। उसका डाउ पिलर टूट चुका था। उसका कल्टीवेशन बेस बिखर चुका था। तभी एक कांपती आवाज चिल्लाई, रुक जाओ! ये शुए युनचुई थी, जो अब भी शुचिंग के पास खड़ी थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी तलवार अब भी शुचिंग के गले पर झुकी हुई थी, जैसे वो किसी भी वक्त घाव कर सकती हो। उसके लिए मंग हाउ किसी शैटर्ड डिमोनिक क्रीचर से कम नहीं था, एक ऐसी चीज जिसमें दर्द भी था और नरसंहार भी। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसका अंदर से पछतावा भर गया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो सिर्फ ये उम्मीद कर रही थी कि मंग हाउ उसे जिंदा छोड़ दे। शुए युनचुई बोलती है, तू ही मंग हाउ है ना? मैंने शुचिंग को रिलायंस सेक्ट के बारे में बोलते सुना था। यह सब एक गलतफहमी है। मैं बस यहां से चली जाना चाहती हूं। उसकी आवाज थरथरा रही थी। तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन असल में डर उसके अंदर था। मंग हाउ कहता है एकदम ठंडे लहजे में, मैं पहले एक स्कॉलर था। उसने ज़ाओ शनहे का गला पकड़े रखा था, लेकिन उसकी नजर अब शुए युनचुई की तरफ थी। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक छुपी थी। वो कहता है, मैंने एक बार एक पुराना ग्रंथ पढ़ा था। कह रहे थे वो ग्रेट टैंग से आया था, ईस्टर्न लैंड्स का। उसमें हजारों अलग अलग एग्जीक्यूशन तरीकों का जिक्र था।
एक ऐसा तरीका था जिसे पढ़ के मुझे दिनों तक नाइटमेयर आते रहे। उसकी आंखों में नफरत उभर आई थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और जाओ शानहे की एक उंगली को पकड़ा। फिर वो उंगली तोड़ दी। एक एक करके उसने दोनों हाथों की सारी उंगलियों की हड्डियां कुचल दी। फिर उसके बाजू, फिर उसके कंधे, फिर उसका पूरा जिस्म। जाओ शानहे इतने दर्द में था कि वो बेहोश होने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन मेंग हाओ की प्रेजेंस में वो कर भी नहीं पाया। दर्द का यह सिलसिला एक इंसेंस स्टिक के जलने जितना लंबा चला और तभी मेंग हाओ ने अपना दायां हाथ घुमाया। क्रैक! जाओ शानहे की गर्दन तोड़ दी गई। पूरी इस दौरान वो एक आवाज तक नहीं निकाल पाया और इसी तरह उसकी मौत हो गई। मेंग हाओ ने उसकी लाश जमीन पर गिराई, फिर ज़ुए युनचुई की तरफ देखा। वो कहता है, कैसे मरना चाहती हो? तेरे पास चॉइस है। ज़ुए युनचुई का चेहरा एक लाश की तरह हो गया था, एकदम सफेद। उसका जिस्म कांपा जैसे किसी ने उसे दर्द में फ्रीज कर दिया हो। उसके हाथों में जो तलवार थी वो भी अब कांप रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही इमोशन था। वो चिल्लाती है, तो तुम मुझे मजबूर मत करो। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, नीचे की जमीन फट गई। एक गहरी लाल वाइन निकलकर उसके शरीर को लपेट लेती है और उसकी तलवार हवा में घुमा के फेंक दी जाती है। मेंग हाओ ने अपना एक आंचल हिलाया और वो तलवार लगभग 25 मीटर दूर जा गिरी। वाइन्स अब ज़ुए युनचुई के चारों तरफ लिपट गई थीं। उनके मुंह खुले थे, सलाइवा से भरे हुए, जैसे किसी कमांड का इंतजार कर रही हों। और तभी एक धीमी सी आवाज आई। ज़ूचिंग बोलती है, उसे मत मारना। लड़खड़ाती सी वो उठती है। उसने मेंग हाओ की तरफ देखा। आंखों में था दर्द, लेकिन डिटर्मिनेशन भी। मैं खुद करना चाहती हूं, मैंने कब से चाहा है, उसकी जुबान काट दूं। उसने अपने दांतों को कस लिया और वो सोड उठाती है जो अब ज़ुए युनचुई की नहीं, उसकी बन चुकी थी। वाइन्स ने ज़ुए युनचुई को धीरे से उसकी तरफ नीचे उतारा। ज़ुए युनचुई थरथराते हुए बोलती है, जूनियर सिस्टर शू, मैं। लेकिन शूचिंग का चेहरा अब एकदम ठंडा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सोड उठाया और धीरे से उसके मुंह के अंदर घुसा दिया। ज़ुए युनचुई की चीख हवा में गूंज उठी। ज़ूचिंग उसकी तरफ झुकी और धीरे से उसके कान में कहा, तू लड़ नहीं सकती, इसलिए आंखें बंद कर ले और बर्दाश्त कर। मैं हमेशा तुझसे यह कहना चाहती थी, तू एक घटिया औरत है, एक स्लट। फिर उसने तलवार को घुमा दिया। लगभग 10 सांसों के वक्त में ज़ुए युनचुई की हलचल रुक गई थी और फिर शूचिंग ने उस तलवार को और अंदर घुसा दिया। शूचिंग ने ज़ुए युनचुई की तरफ देखा। जैसे ही उसने तलवार उसके सर के पार कर दी, फिर वो धीरे से पीछे हटी, चेहरा एकदम सफेद। ज़ुए युनचुई मौत में खो गई और शूचिंग बस शांत खड़ी रही। मेंग हाओ उसकी तरफ देखता है, फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों एक साथ बैठ गए। नीचे से रटैन वाइन्स ज़ुए युनचुई की लाश को खींच लेती हैं और उसके शव को धीरे धीरे निगलने लगती हैं। चांद आसमान में छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। कोई नहीं था जिसे इस मैजिक बैटल की लहरों का पता चला हो। इस ब्लेसड लैंड का एरिया ही इतना बड़ा था। मेंग हाओ पूछता है, पहली बार? उनके शैडोज चांदनी में मिल गए थे। शूचिंग कुछ देर चुप रहती है, फिर सिर हिला के हाँ कहती है। मेंग हाओ धीरे से कहता है, जब मैंने पहली बार किसी को मारा था तो मेरा मन काफी समय तक बेचैन रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और रिलायंस सेक्ट की पुरानी यादें उसके जहन में उभरने लगीं। एक हल्की सी हवा चली, खून की बदबू को उड़ा के ले गई। शूचिंग के बाल तेजी से उड़े। कुछ बाल उसके चेहरे के पास आए, जैसे सिर्फ उसका चेहरा नहीं, मेंग हाओ का दिल भी लपेट रहे हों। शूचिंग ने पूछा, जब सेक्ट टूटा था उसके बाद? उसने उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसका रंग सफेद पड़ गया था, लेकिन मेंग हाओ के लिए वो खूबसूरत ही लग रही थी। उसे याद आया उस रात का वो पल जब वो उसे वापस ईस्ट माउंटेन तक छोड़ने आया था। जाते वक्त उसने सोचा था, मैं इससे शादी कर भी लूं तो कोई हर्ज नहीं। वो वक्त अब बहुत पिछला लगता था। शायद जवानी के वो बेकार ख्याल थे। मेंग हाओ मुस्कुराता है, नहीं, सेक्ट के अंदर पहली बार मैंने वहीं मारा था। उसका अंदाज रिलैक्स्ड था। ब्लेसड लैंड खतरनाक जगह थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस मोमेंट में उसे ऐसा लगा जैसे वो वापस रिलायंस सेक्ट में हो, ईस्ट माउंटेन पे, चांद के नीचे। शूचिंग कहती है, ओह। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। वजह पूछने की सोच में वो अपना ठंडा चेहरा छोड़ बैठी थी। मेंग हाओ को उसकी वो ब्लैंक एक्सप्रेशन सुंदर लगी। वो एल्डर सिस्टर शू जैसी नहीं थी, जैसी वो पहले होती थी।
करीबी होने वाली ठंडक अब एक इमोशनल सिंप्लिसिटी में बदल गई थी। मेंग हाओ हंसा। वो कहता है, मुझे अचानक ये लग रहा है कि मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया एल्डर सिस्टर। वक्त ने उसे बदल दिया था। अब वो स्कॉलर नहीं था जो पहले था। उसने जिंदगी के कई पहलू देखे थे और समझ चुका था कि शू चिंग की ठंडक एक तरह का रक्षा कवच थी। अंदर में वो एक सिंपल इंसान थी। उसने उसके कपड़ों के फटे हिस्सों से दिखता हुआ सफेद जिस्म देखा। यह पहली बार नहीं था कि उसने किसी वुमन को ऐसे देखा हो। चू यूयन को देख के वो नॉर्मल महसूस करता था, लेकिन चू चिंग कुछ अलग थी। यू चिंग की नजर मंग हाओ से मिली, फिर तुरंत हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, गालों पर लाली आ गई थी और उसने अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लिया। वो क्लियर था, वो टेंशन महसूस कर रही थी। मेंग हाओ ने हल्की सी खांसी ली, फिर अपना कॉस्मोस बैग थपथपाया, एक कपड़ों का सेट निकाला और उसके कंधों पर डाल दिया। शू चिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अलाउ किया कि मेंग हाओ उसे कवर करे। उसने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया। चांद की रोशनी में उसका रूप और निखरा हुआ लग रहा था। मेंग हाओ उसके बालों और उसके नाजुक फीचर्स को देखता रहा, इतने डेलिकेट कि लगता था हल्का सा हवा का झोंका भी उन्हें तोड़ देगा। शू चिंग पूछती है, तुमने सेक्ट के अंदर किसी को मारा था? कौन? वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी नजर उस पर नहीं थी, लेकिन उसके गालों की लाली बढ़ती जा रही थी। मेंग हाओ कहता है, एक आउटर सेक्ट डिसाइपल था, सरनेम जाओ। उसने वो इमॉर्टल्स केव छीनना चाहा था जो तुमने मुझे दिया था। शू चिंग बोलती है, तुम में तो हिम्मत है, सेक्ट के अंदर ही किसी को मार दिया। उसकी आवाज सीरियस थी और उसमें वो यूजुअल कोल्डनेस, लेकिन मेंग हाओ को उस ठंडक के नीचे की सादी सिंप्लिसिटी दिख रही थी। मेंग हाओ थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, वेल, मैंने सिर्फ उसे ही नहीं मारा था। शू चिंग फिर से चुप हो गई। एक पल को वो उसकी तरफ घूरती रही, जैसे नए नजरिए से देख रही हो। तो तुम्हें आदत हो गई? मेरा मतलब पढ़ने के बाद भी? क्या वो गिल्ट रह गया या चला गया? मेंग हाओ मुस्कुराता है, चलो किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। उसे लग गया था कि वो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, लेकिन चांद के नीचे एक लड़का और लड़की ऐसे बातें करें, वो कुछ ठीक नहीं लगता था। शू चिंग बस सिर हिला के कहती है, ओह। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। उसका ठंडा परसोना उसका असली रूप छिपा रहा था, लेकिन अब वो खुद नहीं जानती थी क्या कहे। मेंग हाओ ने तब कहा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। फिर उसने बैग ऑफ द कॉस्मोस से एक पिल निकाला, कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल। मुस्कुराते हुए उसने उसके हाथ में पकड़ा दिया। शू चिंग के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसकी आंखें उस पिल पर जम गईं। धीरे से उसने हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अंदर क्या सोच रही थी यह समझना मुश्किल था, लेकिन एक पल बाद उसने आंखें खोली और बहुत देर तक मेंग हाओ की तरफ देखती रही। यह तीसरी बार था जब मेंग हाओ ने उसे कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल दिया था। उसने उसे चुपचाप रख लिया, फिर धीरे से बोली, कुछ साल पहले सुना था स्टेट ऑफ जाओ गायब हो गया। मेंग हाओ ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने उसे पेट्रियार्क रिलायंस के बारे में सब कुछ बताया। शू चिंग मूनलाइट के नीचे बैठी थी, ध्यान से सुन रही थी। जब उसने सुना कि पेट्रियार्क एक गर्गैंचुअन मॉन्स्ट्रस कछुआ था, उसके मुंह से सरप्राइज में आवाज निकली और चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मेंग हाओ उस मोमेंट में उसे सच में सुंदर महसूस करने लगा। उसने बोलना बंद कर दिया। तभी शू चिंग ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजर मिली, लेकिन उसने तुरंत दूर देखने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो अजनबी सी इमोशन महसूस कर रही थी, जैसे कुछ नया हो लेकिन गलत ना लगे। इनफैक्ट उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। शू चिंग ने थोड़ा ऑकवर्डली बोला, मैं एल्डर ब्रदर चैन से कुछ बार मिली हूं। वैसे ये ब्लेस्ड लैंड पुराना और भयानक है। ओह हाँ, तुम्हारा कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कैसे रीच कर गया? मेंग हाओ उसकी तरफ देखता है, एक गरम सी मुस्कान के साथ। फिर उसने पूछा, जाओ शानहे का सीन क्या था? शू चिंग के चेहरे पर घिन आ गई। उसने कहा, वो ब्लैक सीव सेक्ट का कॉन्क्लेव डिसाइपल था। उसकी क्लैन ने सेक्ट में गहरी पकड़ ली थी। घटिया और बेगैरत था वो। पिछले कई सालों से उसने कई फीमेल डिसाइपल्स को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स का लालच देकर जबरदस्ती की। मेंग हाओ रिपीट करता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स। उसने देखा कि शू चिंग ने ऑलरेडी 9 कंडेंसेशन साइकिल्स कंप्लीट कर ली थीं।
अगर उसके पास पिल होता तो वो इजीली सिक्लूडेड मेडिटेशन करके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव कर लेती। जूचिंग बोलती है, वो पिल्स बहुत रेयर होते हैं, इनर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए भी मुश्किल होते हैं। या तो किसी सीनियर जनरेशन का सपोर्ट हो या कोई स्पेशल सर्विस सेक्ट के लिए करो, बस तभी मिलता है। या अगर किसी में एक्सेप्शनल टैलेंट हो। पेट्रियार्क जेन ने मुझे ब्लैक सीव सेक्ट ले आई थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी उनकी एक कोर फॉर्मेशन डिसाइपल जैसी थी, तो उसने मुझे अपना शिष्य बना लिया। उसने प्रॉमिस किया था फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल दिलाने का, पर वो कुछ साल पहले सेक्ट के किसी काम से गई थी और वापस कभी नहीं आई। सुनने में आया है वो मर चुकी है। मेंग हाओ थपथपाता है अपने बैग ऑफ द कॉस्मोस को। तुरंत 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स उसके हाथ में आ जाती हैं। वो उन्हें सूचिंग की तरफ बढ़ाता है। मेंग हाओ कहता है, मेरे पास कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। शूचिंग चुपचाप इन पिल्स को घूरती रहती है। वो शॉक्ड होती है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि मेंग हाओ के पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल होगी, वो भी एक नहीं, पूरी 3। अगर ये पिल्स ब्लैक सीव सेक्ट में दिख जाए तो वहां तो एक हंगामा मच जाएगा। शूचिंग गहरी सांस लेती है जब वो पिल्स के साइड में बना हुआ सिंबल देखती है। उसकी आंखें और ज्यादा खुल जाती हैं। वो बोलती है, ये ग्रैंड मास्टर पिल डीमन के बनाए हुए हैं। मेंग हाओ कहता है, मेरे पास सिर्फ 3 हैं, लेकिन अगर काफी ना हो तो हम जब यहां से निकलेंगे तब मैं तेरे लिए और ला सकता हूं। वो मुस्कुराता है और पिल्स शूचिंग के हाथ में रख देता है। किसी और के लिए ये पिल्स बहुत ही कीमती होते। शूचिंग बोलती है, ये काफी हैं, सच में 1, शायद 2 पिल्स ही काफी रहेंगे। वो कुछ और बोलने ही वाली होती है कि मेंग हाओ उसका हाथ बंद कर देता है। मेंग हाओ कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये पिल्स, तू ले ले। अगर तुझे जरूरत हो तो मैं देखभाल करूंगा जब तू इनका यूज करेगी। शूचिंग कहती है, अगर तू पिछले कुछ दशकों से 9th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पे हो, पूरी तरह तैयार हो और अपने बॉडी को एक्सट्रीम तक रिफाइन कर चुका हो, तभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल है बिना ट्रबल के। पर यह जगह उसके लिए सही नहीं है। मैं सेक्ट वापस जाकर कोई ठीक जगह पे ब्रेक थ्रू करूंगी। वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है। तुम ज्यादा देर तक यहां नहीं रुक सकते मेंग हाओ, ध्यान से रहना। ब्लैक सीव सेक्ट को इस जगह के बारे में काफी पहले से पता है, पर वो लोग कभी अंदर नहीं आ पाए। अभी हाल ही में उनको एक एंशिएंट मैप मिला है। उस मैप के थ्रू ही वो लोग एंट्रेंस खोल पाए। ओरिजिनली ये एक एंशिएंट ब्लेसेड लैंड हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये बदल गई है और अब ये एक लैंड ऑफ डेथ बन चुकी है। मेंग हाओ चुपचाप उसकी बातें सुनता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। जूचिंग बोलती है, शायद इसका कनेक्शन किसी एंशिएंट और वायलेंट स्पिरिट से है। मुझे पूरा पता नहीं है, सेक्ट में इस पे कई रूमर्स हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि उन्होंने इतने सारे रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि उनका असली मकसद ट्रेजर कलेक्ट करना नहीं है। उनका प्लान है 100 स्पिरिट्स टावर बनाना। यह कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है इनर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए, और कुछ आउटर सेक्ट वालों को भी पता है, पर वो लोग रोग कल्टीवेटर्स की परवाह नहीं करते। एक्चुअली कुछ रोग कल्टीवेटर्स को भी इसके बारे में पता है। 100 स्पिरिट्स टावर को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो ये बस अलग अलग मैजिकल कल्टीवेशन टेक्निक्स के यूज से बनाई जाती है, एक साथ 100 डाओ पिलर्स को रिफाइन करके। इस टावर को बनाने का असली रीजन टॉप सीक्रेट है। शायद इनर सेक्ट डिसाइपल्स को भी पता नहीं। कॉन्क्लेव डिसाइपल्स में भी सिर्फ 2 या 3 लोगों को थोड़ा बहुत पता है। सूचिंग जितना जानती थी ब्लेसेड लैंड की एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी अचानक एक जबरदस्त गरजने वाली आवाज दूर कहीं से सुनाई देती है। जैसे ही ये आवाज गूंजती है, ब्लेसेड लैंड की जमीन जोर से कांप उठती है। उसी वक्त एक अजीब सी ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में महसूस होती है। मेंग हाओ की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके अंदर के डाओ पिलर्स किसी अनसीन फोर्स के इन्फ्लुएंस में कांप रहे हों, जैसे कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो।